हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, एक से दो या तीन क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, 5 ईयर से रिलेटेड कोई प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से होती है। तो उसी टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। मैं इकोनॉमिक प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना थी वो किस तरीके से हुई थी वो कवर अप करूंगा। और नेक्स्ट वीडियोज में मैं सारे 5 ईयर प्लान जो हमारे 10 से 12 प्लान थे वो किस तरीके से बने थे, फिर मैं उसके बारे में वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इकोनॉमिक से पहले प्लानिंग पता होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, प्लानिंग वर्ड जो है, वैसे तो बिजनेस स्टडीज में 11वीं क्लास में अगर कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा। जैसे एक उसमें चैप्टर्स थे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो प्लानिंग होता है बेसिकली किसी भी चीज का, प्लानिंग मतलब प्लान करना, कोई भी चीज का प्लान करना। आप कोई बिजनेस मॉडल है, आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि मुझे इस एक साल में मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, या मुझे एक साल में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस एक साल में अपनी 12th पास करनी है। कोई भी प्लानिंग हो सकती है। तो वो जो प्लानिंग होती है उसमें सारी चीजें आती हैं। फिर उसमें हमें ये देखना होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें रोज का हमारा क्या टारगेट है, रोज हमें क्या करना है, हमारे एक महीने का क्या टारगेट है कि हमें एक महीने में कितने सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं, 6 महीने का क्या टारगेट है कि हमें अपनी टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ये जो प्लानिंग होती है सब कैटेगरीज में होती है। उस पूरी प्लानिंग के लिए तो देश किस तरीके से चलेगा। देखिए, दरअसल हुआ क्या था ना कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और जो देश की भागदौड़ थी, हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके हाथ में ये भागदौड़ दे दी गई थी। अब इस देश को चलाना कैसे था, इस देश की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, उसको किस तरीके से रन करना था, क्योंकि हमारा देश आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा लचर व्यवस्था में हमारे देश की इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो, जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर हमारी एक मेन इकोनॉमी थी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो था कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स होती है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। तो उसमें सेक्टर्स के बारे में मैंने बात किया था। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, तो वो हमारे देश की मेन इकोनॉमी थी। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सिचुएशन थी वो ज्यादा खराब थी। भूखमरी थी, गरीबी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था हमारे देश में, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जैसे एक छोटा सा, अगर हमें किसी घर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल है, एक परिवार है, उसमें घर है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे रहते हैं, माँ बाप, माता पिता हैं, उसके बूढ़े माता पिता हैं। तो अब आप सोचिए उस फैमिली की क्या स्थिति होगी जिसमें रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है और लोग ज़्यादा हैं। तो कुछ वैसी ही गरीबी की स्थिति हमारे देश में थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होके कुछ सोच लेकर आए थे। तो ये जो प्लानिंग का जो इवोल्यूशन हुआ था, वो इवोल्यूशन हुआ था कुछ एम के तहत। तो एम क्या था? ग्रोथ विद जस्टिस। ग्रोथ विद जस्टिस का मतलब होता है कि इस देश के हर नागरिक को हर तरीके से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल अवेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। यानी कि इस देश के हर नागरिक को, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल की, तो उसके सारे पॉलिटिकल राइट्स हर इस देश के हर नागरिक को मिलने चाहिए। अगर बात करूं सामाजिक, तो सामाजिक जो भी जितनी भी सोशल जितनी भी चीजें हैं, आदमी, औरत, बच्चा, हर तरीके के, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। और इकोनॉमिक मतलब हर इंसान को रोजगार, हर इंसान को सारी चीज़ों की सुख सुविधाएं, हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो वो जो इक्वालिटी की बात करते थे, जो हमारे संविधान में वर्ड था इक्वालिटी, वो इक्वालिटी यही कहता था कि हमारे देश में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी होगी तभी देश तरक्की करेगा। और उसी एम को हम बोलते हैं ग्रोथ विद जस्टिस। तो ये उनका एम था। इस एम के तहत लेकिन इकोनॉमी होगी कैसे? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, इस तरीके की कुछ इकोनॉमीज होती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बाद में कभी बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारी आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हिस्ट्री से भी अगर आप थोड़ा जानना चाहें सोशलिज्म के बारे में, मैंने एक चैप्टर है इसके ऊपर, रशियन रिवॉल्यूशन, मैंने वो भी बनाया। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री 9th में आपको मिल जाएगा, 9th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में।
तो हमारी जो आइडियोलॉजी थी देश की वो सोशलिज्म की तरफ थी। अगर उसको मैं आज से कंपेयर करूं तो आज तो सोशलिस्ट हम कंप्लीटली नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट हो गए हैं। उसके कारण क्या है वो तो हम बाद में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उस दौरान अगर हम उस दौरान के भारत को देखें तो आज क्या है, आज टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन है, सारी चीजें हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में इस तरीके की चीजें नहीं थी, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं था, फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, हमारे देश का जो ट्रेजर था वो भी खाली हो गया था। तो लचर अवस्था में जो हमारी इकोनॉमी थी, बहुत ज्यादा लचर अवस्था यानी कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी। तो उसी के चलते हुए जो उन्होंने जो ग्रोथ जो टारगेट लिया, जो उनका बेस था, वो कौन सी बेस मॉडल था? रशियन मॉडल। रशियन मॉडल यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो रशिया से ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी निकल कर आई थी। तो ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी ये क्या कहती थी, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है। सोशलिज्म कहता है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं या जो भी पूरा का पूरा सेटअप है, जो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन जहां से होगी, प्रोडक्शन किसी भी चीज की होगी, उन सारी चीजों का होल्ड सरकार के हाथ में होगा, ताकि सरकार उस प्रोडक्शन को, उन रिसोर्सेज को हर इंसान तक इक्वली पहुंचा सके। सोशलिज्म से पहले की जो आइडियोलॉजी थी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो ये कहती थी कि रिसोर्सेज को आपस में लोग खुद ही बांट लेंगे, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन सरकार का इंटरफेरेंस अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं 1930 के डिप्रेशन जैसी चीजों को भी देखना पड़ा था, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन देखा जाता है कि चीजों के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी बैग भर के लेके जाया जाता है। खैर उसके बारे में तो कभी और बात करेंगे। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी यही कहती है कि एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी को उसकी सरकार चलाएगी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको सरकार मैनेज करेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं देखने को मिला था, तो और उसी को मैनेज करते हुए हर इंसान में इक्वली सोशल जस्टिस की जो मैंने बात करी वो एम लेके चली सरकार। उसके बाद जो स्थापना होती है वो होती है प्लानिंग कमीशन की, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जाते हैं। तो जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था। पहले ये प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में, जिसके चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री। अब ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था? तो देखिए, प्लानिंग कमीशन का काम ये होता था कि वहां पे बैठ के वो प्लानिंग की जाती थी कि देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से होंगे। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसा देश जो हाईली डाइवर्सिफाइड है, जिसके रिलीजन्स काफी सारे हैं, जिसमें काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, हर तरह के अलग अलग तबके के, हर एथनिक रेस के लोग रह रहे थे, उन सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है। हर एक इंसान के घर में हर तरीके की सुख सुविधाएं प्रोवाइड करानी है, प्रोडक्शन भी करनी है ताकि हर इंसान तक वो सारी चीजें पहुंच सके। ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले भुखमरी और गरीबी से कैसे देश को बचाना है, तो उसकी वो सारी प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी, वो सारी चीजें किस तरीके से 5 ईयर प्लान के तहत शुरू की गई थी प्लानिंग कमीशन में। तो प्लानिंग कमीशन जो था उसके अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो उसमें क्या क्या फंक्शंस थे, वो मतलब किन बेसिस पे काम किया करता था। तो जैसे पहला फंक्शन था असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे देश के रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज आती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, उनको किस ढंग से इस्तेमाल करना है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उनके लिए अलग से मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश करना, फिर उनको सही ढंग से प्रोवाइड कराना ताकि उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र करूंगा। तो 5 ईयर प्लान क्या था? बेसिकली हर 5-5 साल के कुछ प्लान बनाए गए और उसमें टारगेट लिया गया कि इन 5 सालों में कुछ इस तरीके के काम करने होंगे, पर उनको असेस किया जाएगा। तो वो होता है, तो ये बेसिकली मेन इसका पार्ट है प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर प्लान है वो मैं अगली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा 5 ईयर प्लान क्या क्या हुआ था। उसके बाद आता है प्रायोरिटीज। तो हमारे देश की प्रायोरिटी क्या थी? गरीबी थी, भुखमरी थी, उन सारी प्रायोरिटीज पे पहले फोकस करना, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही इंसान एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकता है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, जैसे एक परिवार है, अगर एक परिवार में हर इंसान के पास अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन होगी तभी तो वो फैमिली ग्रो करेगी ना। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आगे चल के उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो क्या कमाएंगे? तो परिवार जो है किसकी तरफ जाएगा? वो लोग की तरफ जाएगा, ना कि खाई की तरफ। तो इसलिए प्रायोरिटी जो थी वो सारी देखी गई। उसके अलावा यूज ऑफ मशीनरी, मतलब बेटर मशीनरी के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई ताकि एक अच्छा प्रोडक्शन हो सके आने वाले समय में और मैक्सिमम गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद आता है हमारा अप्रेजल ऑफ 5 ईयर प्लान, और जो 5 साल का जो हमारा 5 ईयर प्लान होता था उसको फिर किस तरीके से अपग्रेड करना है, उसमें क्या क्या चीजों को सही गलत उसमें देखना होता है। तो ये दो फंक्शंस थे हमारे किसके, प्लानिंग कमीशन के, जो बताए गए थे।
उसके बाद जो टारगेट था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किन तरीके से हमने देखा, उसमें हमें क्या क्या टारगेट लिए गए कि जिन जिन चीजों को हमें अचीव करना है, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी थी हमारे देश की, तो उन सारी चीजों को जानेंगे। तो दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म के बारे में पहले बता देता हूं। तो लॉन्ग टर्म यानी जो लंबे समय के लिए थे, जो इमीडिएट तो अचीव नहीं हो सकते थे, तो वो टारगेट लिया गया था हाई ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट क्या होता है, देखिए ग्रोथ रेट का मतलब होता है, ग्रोथ रेट को कई सारे टर्म्स में नापा जाता है, परसेंटेज के टर्म में हम उसको देखते हैं। तो कि हमारे देश में जैसे 4-5 चीजों को लेके लिया, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन सारी चीजों को काउंट करके देखा जाता है कि हमारे देश की ग्रोथ कितनी है, जैसे एजुकेशन लेवल कितना बढ़ा, गरीबी कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितनी कम हुई, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके एक आंकड़ा निकाला जाता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ रेट। तो हाई ग्रोथ रेट देखा जाएगा, तभी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है। तो ग्रोथ रेट को देखा गया। उसके बाद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है सोशल जस्टिस, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये सारी चीजें देखी गई कि मतलब इस देश में हर इंसान को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स पूरे होने चाहिए, ताकि उसको हर चीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर होना। जैसे आज के डेट में आपने सुना होगा ना, मोदी जी की सरकार में भी कई बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, क्योंकि कभी कभार हमारी इकोनॉमी में इस तरीके की सिचुएशन देखी गई थी कि वर्ल्ड बैंक से और अदर ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना पड़ गया था, देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब होने की वजह से। तो वो टारगेट लिया गया कि अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट ना हो सके, ताकि क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जो हम लोग सोवेरियन हो गए थे। सोवेरियन का मतलब हमारा देश जो है किसी भी बाहरी शक्तियों का अब गुलाम नहीं है, और हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, किसी भी बाहर के कॉलोनियल रूल नहीं है हमारे ऊपर, जैसे ब्रिटिशर्स का था पहले। तो वैसी वाली सिचुएशन दोबारा ना हुए, इसलिए सेल्फ रिलायंट होना हमें बहुत जरूरी था, सेल्फ रिलायंस, सॉरी। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट टर्म प्लान की तरफ। तो शॉर्ट टर्म प्लान क्या कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म बहुत बेसिक प्लान थे, जिनकी प्रायोरिटी पहले दी गई कि इसको जल्दी से अचीव कर लेना है। जैसे पहला था हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अच्छी पैदावार होगी, तो हर इंसान के पास खाना, क्योंकि इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, खाना होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, प्रोडक्शन होगी, तभी तक हर इंसान के पास अपनी सहूलियत की चीजें पहुंचेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग को कहीं ना कहीं एक मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर भी काफी वीक था। क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर फास्ट होगा, जैसे आज के टाइम में हम कंपेयर करें, अब आज की डेट में क्या है ना, इमीडिएट फास्टिंग पेमेंट सिस्टम हो गया ना, हमें लाखों की पेमेंट करनी है तो हम इमीडिएट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, नेफ्ट, IMPS, इन तरह की चीजों से। तो वैसी एक विजन लेके चला गया कि बैंकिंग में कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है ना, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये जो सर्विस सेक्टर होता है, ये बैंकिंग जो सर्विस में आता है, सर्विस सेक्टर अगर फास्ट होगा तो उस देश की इकोनॉमी फास्ट बनेगी। अगर मान लीजिए अच्छे हाईवे हैं, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इकोनॉमी जल्दी रन करेगी, तो उससे बेहतर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। पेमेंट्स अगर अच्छे से हो सकेगी इमीडिएटली, तो क्या होता है, इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी पेमेंट्स होंगी तो जल्दी काम होगा। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करना जरूरी था। उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटानी है, क्योंकि गरीबी स्तर पे था हमारा देश बहुत ज्यादा उस दौरान। उसके अलावा रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब जो भेदभाव था, जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट को लेके, रेस को लेके, उसको खत्म करना था, जो जातिवाद था, ये सारी चीजें। उसके अलावा आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे शॉर्ट टर्म में आता है। उसके अलावा था वुमेन एम्पावरमेंट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए महिलाओं के मतलब बढ़ावे के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज्यादा इसमें शॉर्ट टर्म में डाला गया। उसके बाद आता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि वैसे आज के टाइम में बात करूं तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर तो अभी भी उस लेवल पे तो नहीं है, हालांकि कुछ स्कीम है आयुष्मान भारत जैसी, बट इतना तो नहीं कहूंगा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर बहुत अच्छा है हमारे देश का आज भी। तो ये टारगेट लिया गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब सबको पूरा एक अच्छे से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। आज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हेल्थ केयर में हमारे देश में आज भी सेंट्रल लेवल पे बहुत ज्यादा कमी देखने को है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी जैसे बैंकिंग के बारे में, ठीक उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छे हाईवे, अच्छे फ्लाईओवर होंगे तो इकोनॉमी फास्ट रन करती है। तो ये सारे शॉर्ट टर्म प्लान थे।
और ये थे इसके लॉन्ग टर्म प्लान जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में आते हैं। इसी में से इसी तरीके से जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें, द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी ना, इंडियन इकोनॉमी, वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, 1991 से पहले की और 1991 के बाद की इकोनॉमी। अब ये 1991 में हुआ क्या था? 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म आया था, जब हमारे मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस दौरान वो हमारे जो थे वो मतलब एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके थे। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कुछ एडवाइस करा था कि देश की इकोनॉमी को खोलने की जरूरत है, यानी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो आने वाले उसमें हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। उसके होने की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जब हमने बढ़ावा दिया, फॉरेक्स रिजर्व को, तो उसके बाद इकोनॉमी में काफी सारा बदलाव आया था। तो उससे पहले की क्या टारगेट्स थे, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या थी, मतलब 1991 से पहले की। जैसे पहले थी रिलायंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर जो है नहीं, सरकारी सेक्टर जितने भी हैं उनको एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट कर देना। उसके अलावा फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो वही वाली चीजें हैं। उसके बाद फोकस ऑन हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, जितनी भी हैवी मेटेलिक और जो ये जितनी भी लोहे की इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट करना। और उसके अलावा फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, जो लॉन्ग टर्म वाला प्लान था जो अभी मैंने डिस्कस किया। और पोस्ट 1991 में जो आता है वो आता है हमारा प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो यहां से प्राइवेट सेक्टर्स की शुरुआत हुई थी, जो बड़ी बड़ी एमएनसी सेटअप हुई थी वो पोस्ट 1991 के बाद हुई थी। फॉरेन इनफ्लो, यानी कि जो हमारा कैश रिजर्व हो गया, यानी कि जो डॉलर में जो हमारा मतलब आउटफ्लो आना था वो हो गया। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और लास्ट में आता है हमारा एम्फेसाइज ऑन ट्रिपल पी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता था, जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में काम करेगी। अब ये जो पार्ट है पोस्ट 1991 वाला, ये हम आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था मेरा मॉडल, जिसमें मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया कि प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है, प्लानिंग कमीशन की क्या स्ट्रेटेजीज थी, क्या फंक्शंस थे, क्या लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म प्लान्स थे। आने वाली वीडियो में अब हम जानेंगे प्लानिंग कमीशन, जो पूरा एक स्ट्रक्चरल वे में मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। वो सॉरी, प्लानिंग कमीशन तो सेटअप हो गया था, उसके बाद उसके क्या क्या प्लान थे, हर 5-5 साल के प्लान को मैं एक एक करके अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।